हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और सीपीआईएम लीडर बृंदावरत जी ने एक आर्टिकल लिखा द हिंदू में। कहाँ है ये रहा, ठीक है। उन्होंने चिंता जताई कि जो नया सेंसस होने वाला है 2027 में, जिसको कास्ट सेंसस बोला जा रहा है, उसमें आदिवासीज का जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसका कॉलम मिसिंग है, ठीक है। उस न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर इज नो कॉलम इन द सेंसस फॉर द बिलीफ्स ऑफ आदिवासीज। दिस ओमिशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। शी इज कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आदिवासीज का जो रिलीजियस राइट है, आर्टिकल 25-26 जो है, जो आदिवासीज को भी लागू होते हैं, वो उनसे छीना जा रहा है, इनका कहना है, ठीक है। ये चाहती हैं कि सेंसस के में आदिवासी आइडेंटिटी को भी एक सेपरेट आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाए। सेपरेट रिलीजियस RE है ना, आइडेंटिटी किसको मिले? आदिवासीज को मिले। देखते हैं ये क्या कह रही है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं लास्ट में बताऊंगी कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। आदिवासीज कौन है? सबसे पहले तो ये देखते हैं। ये वे लोग हैं जो इंडिजिनस हैं या फिर इंडिजिनस एंसेस्ट्री रखते हैं इंडिया में। आदि मतलब बहुत पुराने, एंशिएंट टाइम्स या अर्लीस्ट टाइम से आने वाले। और वासी कौन होते हैं? इनहेबिटेंट होते हैं। एंशिएंट टाइम्स से भारत में रहने वाले लोग आदिवासी हैं। ये बहुत सिंपल, बहुत ही वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन है आपकी। ये टर्म आई थी अर्ली 20th सेंचुरी में, 1930s की बात है। इस टर्म को आइडेंटिटी मिली थी। एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसमें आदिवासी लोगों को, इंडिजिनस लोगों को कुछ आइडेंटिटी देने की बात हो रही थी, ठीक है। आपने वो थ्योरी सुनी है? हम इस बात पे बात नहीं जाएंगे कि आपको बिलीफ है इसमें या नहीं है, इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है, आपको भी उससे मतलब नहीं है। इसके बारे में सुना है? इसका क्या कहना है कि कुछ लोग हजारों साल पहले सेंट्रल एशिया से आए और यहां आके, कौन सी जगह से, क्या कहते हैं उन जगहों को? स्टेपी लैंड्स। वहां से आए और यहां आके बस गए। तो जो यहां लोग रह रहे थे, उनको उन लोगों ने, जो इन्वेजन से आए थे, जो आए थे यहाँ पे, इन्वेजन नहीं कहते इसको, पहले आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहते थे, आजकल इसको आर्यन कौन सी मूवमेंट थ्योरी कहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कहते हैं। एनीवे, वो लोग आए और जो यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे थे उनको उन्होंने पुश कर दिया, वहां से हटा दिया और वो लोग जंगल में जाके बस गए। ये बहुत ही रॉ और बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन इस चीज का। तो इन इंडिजिनस लोगों को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करने का एक मूवमेंट चला 1930s में, अर्लियर 20th सेंचुरी में। उस मूवमेंट के बाद में, उस मूवमेंट के दौरान ये आदिवासी वर्ड आया, ठीक है। उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कैटेगराइज किया गया है। 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है एंड एसटी है। इनकी बात हो रही है, ठीक है। Over 700 ST communities spread over 200 districts, speak over 100 languages, make up about 8.6% of India's population. इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? 150 करोड़ टच कर ली क्या हमने? आई थिंक कर ली है, नहीं भी करी तो आसपास वही है अपन। 150 करोड़ का 8.6% बहुत बहुत बड़ा नंबर होता है। ये करोड़ों का नंबर है। इतने सारे लोग, इतनी सारी कम्युनिटीज, इतनी भाषाएं बोलने वाले, इतनी जगहों पे रहने वाले, इनकी आइडेंटिटी इनसे छीनी जा रही है, ठीक है। देखते हैं अब सेंसस के बारे में कुछ देखते हैं। सेंसस हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है। अगला सेंसस 2027 में होगा। इसकी और बता देती हूं मैं। 1 मार्च से सेंसस काउंट होना शुरू होगा 2027 में। आखिरी सेंसस हुआ था 2011 में, तभी हुआ था। ये ओरिजिनल सेंसस शेड्यूल जो था हमारा, वो 2021 था। 2021 में हम सेंसस नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड। क्यों नहीं कर पाए? कोविड पैंडेमिक चल रहा था, इसलिए हम सेंसस नहीं कंडक्ट कर पाए। तो अब 27 में होगा, 2017 में होगा। ये सेंसस 16th सेंसस है देश का, CENSUS। 2027 में होने वाला सेंसस देश का 16वां सेंसस है। 16वीं बार देश में जनगणना की जाएगी, ठीक है। पहला ऐसा सेंसस है इंडिपेंडेंट इंडिया का। फर्स्ट सेंसस ऑफ independent India where caste will be categorized.
जातिगत जनगणना आजाद भारत में पहली बार हो रही है, लेकिन भारत के इतिहास में दूसरी बार हो रही है। पहली बार कब हुई थी? 1931 में पहला कास्ट सेंसस किन्होंने करवाया था? जो उस वक्त बैठे थे, कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, राइट? उन्होंने करवाया था। समझ में आ गया? ये आपके सेंसस की बेसिक डिटेल्स। इस सेंसस में जो 2027 में होगा, उस सेंसस में रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के डिटेल्स भी इंक्लूडेड होंगी। ठीक है? इसकी स्पेशलिटी यही होने वाली है कि ये जातिगत जनगणना होगी। आपका धर्म, आपकी जाति और आपकी भाषा तीनों इसमें कैटेगराइज की जाएंगी, पूछी जाएंगी। ठीक है? अब ये न्यूज में क्या है, क्यों है? बृंदा गारत जी ने ये चीज क्यों लिखी, ऐसा आर्टिकल क्यों लिखा उन्होंने? उनका ये कहना है कि आदिवासी आइडेंटिटी, उनकी कास्ट और उनका रिलीजन, यहां पर नहीं मेंशन्ड है, कास्ट एंड रिलीजन, होने वाले सेंसस में ये दोनों चीजें आदिवासियों के लिए अलग से मेंशन्ड नहीं है, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी जो एसटी कम्युनिटीज हैं, वो चाहते हैं कि उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो। यूनिक का मतलब क्या होता है? अलग, सबसे डिफरेंट। ठीक है ना? वो चाहते हैं कि उनका एक यूनिक आइडेंटिटी का कॉलम भी हो। इशू ऑफ एक्सक्लूडिंग आदिवासी फेथ्स इज इन द सेंसस, ये इनकी प्रॉब्लम ये है कि आपने आदिवासी जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, बहुत से रिलीजन्स होते हैं जो आदिवासी फॉलो कर रहे हैं, उनका कॉलम नहीं है, तो कास्ट में आप उनको कैटेगराइज कैसे करोगे, उनको गिनोगे कैसे? पिछली बार या पहले जब होता था तो आदिवासी को एक कैटेगरी में डालते थे, उस कैटेगरी का नाम था ओआरपी। ओआरपी मतलब अदर रिलीजियस परसुएशंस। ठीक है ना? या फिर उनको मिस आइडेंटिफाई कर दिया जाता था, कह देते थे कि भाई ये भी हिंदू होंगे, या फिर ये भी मुस्लिम्स होंगे, या फिर ये भी क्रिश्चियंस होंगे, सिख्स होंगे। ये कैटेगराइजेशन उनके ऊपर थोपी जा रही है, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी जबकि कुछ और है। ठीक है? तो हम चाहते हैं कि उनको ओआरपी या फिर मिस आइडेंटिफाई ना किया जाए, उनकी अलग से कैटेगरी बना जाए। उनके लिए कोई इस वक्त स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, ये इनका कहना है। ओके? और यही चीज न्यूज में भी है। अब ये एक्सक्लूजन अगर है तो एक्सक्लूजन आखिर परेशानी क्यों है? एक्सक्लूजन परेशानी इसलिए है क्योंकि आदिवासी इसको मजबूर होना पड़ रहा है ओआरपी कैटेगरी चूज करने के लिए। आपको कोई मजबूर कर दे कि आपका जो रिलीजन जो आप फॉलो कर रहे हैं, जिस कास्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं, वो कास्ट या वो रिलीजन कॉलम नहीं है, तो अब आप मजबूर हैं कि कहीं ना कहीं तो टिक करना ही है, कहीं ना कहीं तो आपको अपना थंबप्रिंट देना है, नाम लिखना है। तो आपकी आइडेंटिटी आपसे छीन ली गई। ठीक है? आपके ऊपर दूसरे की आइडेंटिटी थोप दी गई, ये प्रॉब्लम है। सेंसस में 6 रिलीजन्स का नाम है, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। यही 6 रिलीजन्स, मेजर रिलीजन्स जो इंडिया में पाए जाते हैं, सेंसस में भी यही मेंशन्ड है। ऐसे आदिवासीज जो या तो नेचर वर्शिपर्स हैं या एनिमिस्ट्स हैं, और भी होते हैं एंसेस्ट्रल वर्शिपर्स होते हैं। ठीक है ना? उसके अलावा और कौन सी वर्शिप्स करते हैं आदिवासी? आपके नेचर वर्शिपर्स हो गए, एनिमिस्ट्स हो गए और एंसेस्ट्रल वर्शिपर्स हो गए। कुछ ऐसे वर्शिपर्स होते हैं जो स्पिरिट वर्शिपर्स होते हैं। ठीक है ना? अपने पूर्वजों की आत्माओं को पूजने वाले, ये भी एक अलग रिलीजियस आइडेंटिटी है। तो इनको जगह नहीं मिल रही है सेंसस में, तो इनको क्या काउंट नहीं करोगे क्या? काउंट तो करेंगे ना, लेकिन इनके ऊपर दूसरे की आइडेंटिटी नहीं डालेंगे। इनका जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है वो मिस रिप्रेजेंट हो रहा है डेटा में, ये चिंता की बात है। पिछली बार 2011 में जब सेंसस हुआ था तो उसमें सिर्फ इतनी ही पॉपुलेशन ने ओआरपी कैटेगरी भरी। ठीक है ना? सिर्फ 0.66% पॉपुलेशन ही ओआरपी कैटेगरी को टिक करता है। और आदिवासी हैं कितने? अभी अपन ने पढ़ा था 8.6% हैं। तो बाकी के कहां गए 8%? है ना? वो प्रॉब्लम वाली बात है। इसलिए ये अच्छा ठीक है। अब आदिवासी के भी राइट्स हैं, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं दोनों। ठीक है ना? और ये आपके शेड्यूल्स हैं, और ये आपका स्पेशल स्टेटस राइट है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। आप क्या धारणा, क्या मान्यता रखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और क्या दूसरों को दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, ये तीनों राइट्स आपके आर्टिकल 25 का पार्ट है। प्रॉब्लम क्या है? आदिवासी से उनकी आइडेंटिटी छीन लेना, या फिर उनको अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी ना चूज करने पर मजबूर करना। तो आपने उनका आर्टिकल 25 छीन लिया। आर्टिकल 25 क्या है? फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते ना,
आर्टिकल 32 एक्टिवेट हो जाएगा, वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, फिर क्या कर लोगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 26 क्या है, ठीक है, आर्टिकल 25 हो गया, ये सब ही है। आर्टिकल 26 क्या है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बॉडीज। आप अपने खुद के मंदिर बना सकते हैं, खुद के स्कूल रख सकते हैं, ठीक है, उसमें आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आप उस इंस्टीट्यूशन को, बॉडी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए वैसे यहाँ पे, ठीक है, इन इंस्टीट्यूशंस को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब आपका खुद का फ्रीडम है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। आर्टिकल 26 यही कहता है। इन दोनों के एक्सेप्शंस क्या हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। फंडामेंटल राइट्स का एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ये आपका एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन एक्टिवेट तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा ना, ये आपके दो राइट्स वायलेट हो जाते हैं। एक तीसरी चीज है फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है, फिफ्थ शेड्यूल कहता है ट्राइबल एरियाज का आइडेंटिफिकेशन। फिफ्थ कहता है इंडिया में एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, और सिक्स्थ कहता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्राइबल आइडेंटिफिकेशन, ट्राइबल एरियाज का आइडेंटिफिकेशन। तो अपने ट्राइबल ट्राइब्स को आइडेंटिफाई कर रखा है, उनका एरिया नोटिफाई कर रखा है, तो फिर उनको आइडेंटिटी भी डेटा में मिलनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 371A और 371B भी यहाँ वायलेट होता है। 371 किस चीज के लिए है, स्पेशल स्टेटस किसको है, 371A आई थिंक नागालैंड का है, हाँ 371A जो है वो नागालैंड को है, और बी जो है वो आसाम को है। ऐसे ही सी भी है, वो मणिपुर को है। मणिपुर में हिली एरियाज में ट्राइब्स हैं, उनको कहते भी हिल ट्राइब्स ही हैं, ठीक है ना। तो ये इनको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर रखा है। इसमें क्या होता है, गवर्नर अलग अलग एरियाज आइडेंटिफाई कर लेंगे, प्रेसिडेंट वहां पर रूल बनाएंगे, उनको अपने खुद के जो सिविल और क्रिमिनल राइट्स हैं उनको मैनेज करने का कंप्लीट अथॉरिटी होगी, ऑटोनॉमी होगी। इस तरह से उनको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर रखा है। एक स्पेशल स्टेटस न्यूज में रहा है हमेशा से, अभी भी न्यूज में आ जाता है, वो कौन सा है, वो है 370, ठीक है, ये स्पेशल स्टेटस। इस स्पेशल स्टेटस को मॉडिफाई करके उसका स्पेशल स्टेटस का जो स्पेशल वाला पोर्शन था वो हटा दिया गया है। कौन सी जगह पे, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अब क्या है, स्टेट नहीं है, अब वो एक यूटी है, और इसको दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया है। एक तो है लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और एक है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, समझ में आ गया। ये स्पेशल स्टेटस भी हो गया। आर्टिकल 371A-B ये आपका स्पेशल स्टेटस है, नागालैंड और आसाम का, ये वायलेट होता है। आपका फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल भी वायलेट होता है। आपका आर्टिकल 26 और आर्टिकल 25 जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी वायलेट होती हैं, ठीक है। इसलिए ये वाली जो आदिवासी की जो प्रॉब्लम है, जो उनके आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है ना, कंफ्यूजन है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। अब वृंदा जी ने कहा है इस काम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों, क्योंकि आर्टिकल 25-26 वायलेट कर दिया, ये तो आपने डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दिया है ना, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल। और तीसरा क्या बताया था मैंने, आर्टिकल 371A और B स्पेशल स्टेटस भी वायलेट होता है। एक्सक्लूडिंग आदिवासी फेथ्स इन सेंसस वायलेट्स देयर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, अपन समझ चुके हैं ऑलरेडी। डिनाइज STs द राइट टू एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर बिलीफ्स, ये अधिकार जो राइट टू लाइफ में आएगा वो आपने उनसे छीन लिया। पर्सनल लिबर्टी है, आपको अपना खुद का रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेटली बताने का अधिकार जो है वो आपसे छीन लिया गया। कंपेल्स मिस आइडेंटिफिकेशन, कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, ठीक है ना, किसी के ऊपर दबाव डालना। वो आप उनको मजबूर कर रहे हैं, अगर आप उनकी फेथ की कॉलम नहीं बनाते हैं तो आप उनको मजबूर कर रहे हैं कोई और कॉलम में टिक करने को, जो कि उनका मिस आइडेंटिफिकेशन है। वो अपने आप को नहीं मानते क्रिश्चियन, तो आप उनको क्यों मजबूर कर रहे हो क्रिश्चियन फेथ को अटेंड करने में। समझ में आ गया, एज एन एग्जाम्पल दिया मैंने। उसके बाद में है अंडरमाइनिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। कंट्री को क्या बोलते हैं, इंडिया को क्या बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर यही नहीं होगा, आपने डाइवर्सिटी ही छीन ली, तो फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो इंडिया की आइडेंटिटी है वही आपने छीन ली, ठीक है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन इरेजेस आदिवासी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी इन नेशनल रिकॉर्ड्स, ये भी एक वही पॉइंट है, ठीक है, अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा है। अब ये जो फैक्ट है ना,
ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें 10.43 करोड़, 10.5 करोड़ एसटी ऐसे थे जो अपनी ट्रू फेथ को रजिस्टर ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनको ओआरपी को टिक करना पड़ा या फिर हिंदू रिलीजन के कॉलम को टिक करना पड़ा। जो भी है वो अपने जो असल फेथ है जो उसको फॉलो कर रहे हैं उसको वो प्रोवाइड नहीं किया गया उन लोगों को, तो फिर वो उसको मिसरिप्रेजेंट कर दिया इतने लोगों ने। लाइक आई सेड, करोड़ों करोड़ लोग हैं, है ना, इसलिए ये पॉइंट न्यूज में है। अब इसमें वृंदा कारात जी का ही ये कहना है, यहाँ पर भी कोट्स होने चाहिए थे क्योंकि उन्हीं के वर्ड्स हैं जो मैंने लिए हैं न्यूज से। उनका कहना है कि आरएसएस और उससे रिलेटेड ग्रुप्स जो एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं वो कंट्री का हिंदुआइजेशन करना चाहते हैं। ठीक है, जो 3 मेजर रिलीजन्स हैं, अगर डायरेक्टली वो 2 रिलीजन्स में नहीं फॉल कर रहे और वेग रिलीजन माना जा रहा है, उनको वेग आइडेंटिटी दी जा रही है, तो उनको जबरन हिंदू रिलीजन के फोल्ड में लाया जा रहा है, ये इनका कहना है। और आदिवासी इसको वो कहने लग गए हैं वनवासी, जंगल में पुश कर दिया। मैंने बताया था ना, ये मैंने वहीं से वर्ड्स लिए, ठीक है ना। तो जबरदस्ती आदिवासी इसको वनवासी बोला जा रहा है, जबकि आदिवासी आजकल शहरों में भी रह रहे हैं, नहीं रह रहे क्या? एसटी कम्युनिटी के कोई ना कोई फ्रेंड्स तो होंगे आपके, राइट? प्रमोट हिंदू रिचुअल्स, अच्छा ठीक है। अब इसमें जबरदस्ती उनको बता रहे हैं कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आपकी फेथ है, जो या जो भी आपकी रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो भी हिंदू प्रैक्टिस ही हैं, तो उनको हिंदू रिचुअल्स को ही प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, उनको टेम्पल्स में एंटर कराया जा रहा है, तो फिर उनको एक तरह से हिंदुआइज करा जा रहा है। वो हमारे टेम्पल्स में या हम उनके टेम्पल्स में इस तरह से हम नहीं आते जाते, मानने की बात है, ठीक है। तो अगर हमारे बीच में डिविजन्स हैं तो हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है एक दूसरे के साथ में मिक्स होने के लिए, ये इनका कहना है। और उनके एरियाज में ऐसे स्लोगन दिए जा रहे हैं जो उनको हिंदुआइज कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में उनका कहना है कि एसटी स्टेटस जो है, आप कहते हैं कि कल्चर पे बेस्ड है, रिलीजन पे बेस्ड नहीं है, तो फिर उनको अपनी डिस्टिंक्ट कल्चर मेंटेन क्यों नहीं करने दे रहे? ठीक है, ये सब उनका ही कहना है, ये सब आर्टिकल्स में से, उसी आर्टिकल में से लिया है मैंने। उसके बाद में वो ये कहती हैं कि आपसे इस हरकत से आपकी हिपोक्रेसी पता चलती है। हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? दोगलापन। आपकी हिपोक्रेसी पता चलती है कि आप आदिवासी की आइडेंटिटी को टारगेट कर रहे हैं और उनको जबरन हिंदू फोल्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो, उनका कहना है कि गवर्नमेंट का ये जो वन नेशन वन कल्चर वाला एजेंडा है, गवर्नमेंट के और भी हैं, वन नेशन वन लैंग्वेज वाली बात उनके ऊपर हमेशा हमला होता रहता है, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट का है वन नेशन वन, कौन है वो जो अखंड भारत वगैरह की बात करते रहते हैं कि नहीं जो भी है वो हिंदू ही है, सब कुछ है, तो वन नेशन वन रिलीजन वाले भी उनके ऊपर एक्यूजेशंस लगते रहते हैं। उसी तरह से ये एक और एक्यूजेशन है वन नेशन वन कल्चर वाला, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स उसी आर्टिकल के हैं। गवर्नमेंट्स वन नेशन वन कल्चर एजेंडा जो है वो एसटी की डाइवर्सिटी को थ्रेटन करता है, नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद में अब वृंदा कारत जी ने कुछ सोल्यूशंस बताए। उनका पहला, ये 4 सोल्यूशंस हैं। उनका पहला सोल्यूशन ये है कि आदिवासी और एसटी फेथ का कॉलम अलग से सेंसस में प्रोवाइड किया जाए, जिसको वो खुद फिल करें अपनी मर्जी से, अपने रिलीजन का नाम, अपने फेथ का नाम, वहां पर जो भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जिनको वो प्राइमरी मानते हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए, उसको मेंशन कर सके। उनका दूसरा है कि इक्वल रिकॉग्निशन होना चाहिए उन 6 रिलीजन्स के साथ में, इनके रिलीजन का भी। 6 रिलीजन्स कौन से हैं? हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। इन 6 रिलीजन्स के साथ साथ इनके रिलीजन को भी इक्वल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल आइडेंटिटी होनी चाहिए। इनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बचाया जाए और एसटीज की कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसका प्रेजर्वेशन हो, कल्चरल डाइवर्सिटी एसटी की उनका प्रेजर्वेशन हो। फिर इनका कहना है कि एसटी की कल्चर, लैंग्वेजेस और बिलीव्स, उनको, उनका अधिकार है कि उनको भी एक फेयर रिप्रेजेंटेशन देश में जनगणना में मिले, ठीक है। उनका अधिकार है कि उनका फेयर रिप्रेजेंटेशन जनगणना में हो। समझ में आ गया? अब इसके बाद में, अब आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं डिफिकल्ट तरीके से मैंने कहानी बता तो दी आपको, लेकिन अब आपके एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नेंस एंड पॉलिटी की अगर नजर से देखूं, सबसे पहले आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज जरूरी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपका पेपर है उसमें इसका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में जरूरी है आपको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए, कल आप ऑफिसर्स होंगे तो आप ही बताएंगे कि पॉलिसी क्यों बननी है, क्या बननी है, कैसे बननी है और लागू कैसे करनी है। ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके पास में प्रॉपर डेटा होगा। और डेटा क्या है? आदिवासी का आइडेंटिटी। अगर उनकी आइडेंटिटी आपने मिक्स कर दी, उनकी जरूरतें आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे, पॉलिसी उनके लिए पिन पॉइंटेड पॉलिसी जो आप लाना चाहते हैं वो आप नहीं ला पाएंगे। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटी के एग्जाम में और आपके करंट अफेयर्स के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बनता है
करंट अफेयर्स के एग्जाम में सेंसस की डिटेल आपका क्वेश्चन बन सकता है, और पॉलिटिक में भी आपके आर्टिकल्स वाला जो मैंने पॉइंट आपको बताया था, शेड्यूल बताए थे, 5th और 6th शेड्यूल बताए थे, वो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। मैंने जितना बताया सिर्फ उतना ही नहीं, आपको 5th और 6th शेड्यूल को अदरवाइज भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे 5th शेड्यूल किसके लिए है? नागालैंड के लिए है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नागालैंड इंडिया में एज अ स्टेट कब आया, उसको आइडेंटिटी कब मिली स्टेट की? 1963 में, ठीक है। तो आपको ये आपके करंट अफेयर्स का पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। समझ में आ गया? ओके। उसके बाद में है आपके राजस्थान के ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट। राजस्थान के ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट में आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, राजस्थान की ट्राइबल पॉपुलेशन की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में अच्छा, राजस्थान की फेमस ट्राइबल पॉपुलेशन कौन कौन सी हैं? भील्स हैं, मीनाज हैं, और उसके बाद में एक और सरनेम है, रुको मेरे को याद आ जाएगा अभी एक सेकंड में। भील्स हैं, मीनाज हैं, दामोर्स हैं, DAMOR। ये आपके 3 मेजर ST पॉपुलेशन के ग्रुप्स हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं। ये राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं पता है कुछ? बताती हूँ, नहीं पता तो आपको इनकी कल्चरल सेंसिटिविटी पता होनी चाहिए। अगेन पिन पॉइंटेड पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी डिसीजंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको इनकी कल्चरल रिक्वायरमेंट्स, कल्चरल सेंसिटिविटीज और कल्चरल डिमांड्स जो हैं, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप इनको एड्रेस कैसे करेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद में आपसे डायरेक्ट एसेज और अदरवाइज आपके इंटरव्यूज में, है ना, और आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं, इसमें भी आपसे ये पॉइंट पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? अब इसके अलावा ये बताती हूँ मैं ये कहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान की ट्राइबल पॉपुलेशन मोस्टली राजस्थान के साउथ और साउथ ईस्ट बेल्ट में है। कहाँ है? साउथ एंड साउथ ईस्ट बेल्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है ना। मोस्टली इन्हीं तीनों की बात की जा रही है। और उस एरिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ठीक है। ये आपके 3 मेजर एरियाज हैं जहां पर आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन और ट्राइबल नोटिफाइड एरियाज भी प्रेजेंट हैं। इसके अलावा ट्राइबल पॉपुलेशन आपकी पाई जाती है चित्तौड़गढ़, है ना, राजसमंद, सिरोही है, एक तो सिरोही तो है, आई थिंक पिलानी भी है, पिलानी एक बार कंफर्म कर लेना पिलानी को, बट सिरोही है, ठीक है। पिलानी ना होके आई थिंक ये पाली होना चाहिए, इसको एक बार कंफर्म कर लेना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इसका कंफर्मेशन नहीं बता सकती, बट सिरोही है, ठीक है। इन एरियाज में आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन राजस्थान में प्रेजेंट है। सबसे कम ट्राइबल पॉपुलेशन राजस्थान में कहां पर है? कोई बता सकता है? अगर पता है ना तो मेरे से पहले पहले कमेंट्स में लिख देना, अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। 2 एरियाज में राजस्थान में सबसे कम ट्राइबल पॉपुलेशन है, बीकानेर और नागौर। इन एरियाज में सबसे कम, आई थिंक 0.4 या 0.5% राजस्थान की ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ रहती है। राजस्थान की पॉपुलेशन नहीं, राजस्थान की ट्राइबल पॉपुलेशन 0.4 या 0.5 के आसपास परसेंट में यहाँ रहती हैं। ये आपके मेजर एरियाज हैं, इनमें से सबसे ज्यादा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है, ठीक है ना। 3rd नंबर पे उदयपुर आता है और फिर द रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स जो मैंने मेंशन किए हैं। समझ में आ गया? ये आपकी अदरवाइज इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आपको 3 क्वेश्चंस है मेरे पास में, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और 2 MCQs हैं, ठीक है ना। इसको लिखना जरूर, यू वांट टू राइट दीज डाउन इन योर नोट्स, या अदरवाइज आप कोई कॉपी मेंटेन कर रहे हैं उसमें लिखना चाहते हैं या कमेंट्स में लिखना चाहते हैं, लिखना जरूर इसको। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशियो कल्चरल इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्सक्लूडिंग आदिवासी फेथ्स फ्रॉम द इंडियन सेंसस। आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेपरकशंस क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टेक्स क्या हो रही हैं जब आप आदिवासी को सेंसस में काउंट नहीं कर रहे हैं उनके फेथ के अकॉर्डिंग, और सोशियो कल्चरल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। ये इसमें पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वगैरह वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आर्टिकल 25, 26, 5th और 6th शेड्यूल और आर्टिकल 371A और B, ये सब वायलेट होते हैं, ठीक है। हाउ कैन द इंक्लूजन ऑफ अ सेपरेट आदिवासी और ST फेथ्स कॉलम स्ट्रेंथन ट्राइबल वेलफेयर पॉलिसीज इन राजस्थान? सिंपल सा पॉइंट है, इसको मैं समझा देती हूँ फिर से। अगर ट्राइबल पॉपुलेशन को अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को भी मर्ज कर देंगे दूसरों के साथ, आप उनकी प्रॉब्लम को भी अलग से आइडेंटिफाई या फिर अलग से उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाएंगे, पॉलिसी नहीं बना पाएंगे, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो पॉलिसी बना रहे हैं
वो इन तक पहुंचेगी नहीं, इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो फिर पॉलिसी बना के वेस्टेज ही क्यों हो रहा है रिसोर्सेज का। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट ही लिखना है। ये आपके अराउंड 150 वर्ड्स का आंसर होना चाहिए। 150 वर्ड्स बहुत होते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, ठीक है ना, और सिर्फ वर्ड लिमिट तक पहुंचना है तो कुछ भी नहीं आएगा, तो फिर वैसे प्रॉब्लमेटिक है। तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये आपका एमसीक्यू है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि आदिवासी के फेथ को एक्सक्लूड करने के कारण यहां पर वायलेट होता है? आर्टिकल आपका 25। आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी है ना। आर्टिकल 32 क्या है? आपका रिट पिटिशन है। क्या कहते हैं इसको? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रिट पिटिशन, है ना। और आर्टिकल 356 क्या है आपका? प्रेसिडेंट रूल है, इमरजेंसी रूल है ना आपका आर्टिकल 356। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25, आपका राइट टू प्रैक्टिस योर ओन फेथ, ठीक है ना। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब जो है आपका आर्टिकल 25 है, अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आदिवासी आइडेंटिटी इन द सेंसस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अदर रिलीजियस परसुएशन कैटेगरी? इस कैटेगरी की सिग्निफिकेंस क्या है जो 2011 के सेंसस में यूज हुई थी? इट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स ऑल आदिवासी फेथ्स। फिर तो इस न्यूज की जरूरत ही नहीं थी, न्यूज फालतू ही अपन ने कवर कर ली, ठीक है। तो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो जानते ही अपन। उसके बाद में इट फोर्सेस आदिवासीज टू मिस आइडेंटिफाई विद मेन स्ट्रीम रिलीजन्स। जो मेन स्ट्रीम रिलीजन्स है कौन से हैं? 6 रिलीजन्स हैं, बताए थे मैंने, है ना। बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म और कौन सा भूल गए अपन? सिखिज्म। ओके तो इन 6 रिलीजन्स में आपको मजबूर किया जा रहा है, यही प्रॉब्लम है। फिर इट इज अ सेपरेट कॉलम फॉर सरना एंड गौंड फेथ्स। ये फेथ्स नहीं है पहली बात तो, सरना और गौंड्स क्या हैं? कास्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इनका सेपरेट कॉलम वाली बात भी गलत हो गई। पहली बात तो ये फेथ ही नहीं है। दूसरा, इट एक्सक्लूड्स आदिवासी फ्रॉम रिलीजियस डेमोग्राफिक डेटा। एक्सक्लूड करता है। अब इस पॉइंट में और इस पॉइंट में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर ओआरपी की कैटेगरी ही नहीं होती या फिर ब्रैकेट में अदर लिखा हुआ कैटेगरी नहीं होती तो आप ये लिखते, क्योंकि फिर आदिवासी कुछ भी टिक नहीं कर पाते। कुछ आदिवासी हैं जो चाहते हैं कि वो हिंदू भी ना कहलाएं, वो कृष्ण भी ना कहलाएं, वो कुछ ना कहलाएं, वो अपना अलग ही आइडेंटिटी मेंटेन करके चलें, तो उनको आपने एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन वो तभी पॉसिबल होता जब ओआरपी ना प्रोवाइडेड होती, लेकिन ओआरपी है, इसका मतलब आपका आंसर बी हो जाएगा। समझ में आ गया? इट फोर्सेस द आदिवासीज टू मिस आइडेंटिफाई विद वन ऑफ द मेन स्ट्रीम रिलीजन्स। जो एक रिलीजन दुनिया में, कंट्री में है, किसी एक को आपको टिक करना पड़ सकता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आज की न्यूज कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई। कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो? मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही कॉमन शब्दों में आपको समझा दिया है कि बृंदा कार्जी जी को ये आर्टिकल क्यों लिखना पड़ा द हिंदू में। इस आर्टिकल की रेलेवेंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? अपन ने क्वेश्चंस देख लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लिए, और प्रॉब्लम का एड्रेस करना है, कैसे करना है, सॉल्यूशंस भी इन्होंने बताए थे, मैंने कवर करके बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और होपफुली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। ओके, थैंक यू।